गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड क्लासेस। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का टॉपिक है। ये आपका एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है। तो आज हम पॉइंट्स वाइज करके लिखेंगे आपको वन बाय वन करके, और सारे का मतलब समझाते चलेंगे। क्वेश्चंस यहाँ से रहता है। पहले तो जान लीजिए डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड पूछा करता है। आप उस जो पॉइंट्स आप लिखेंगे सभी को समझ के आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ता है, या कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपको सारे पॉइंट्स समझा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या अंतर है। सबसे पहले जानेंगे ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है किस आधार पे किया गया। इसका आधार ये है, इसका बेस ये है कि आपका अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पे बांटा गया है कि सॉलिड में किस प्रकार का अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आप समझ रहे होंगे क्लियरली, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मतलब कि सॉलिड किस चीज़ से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। अगर वो सॉलिड एटम से बना हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड। अगर वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मॉलिकुलर सॉलिड। अगर वो आयन से बना हुआ है तो आयनिक सॉलिड। फर्दर हम इसके क्लासिफिकेशन में ये सब डिस्कशन करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी क्लासीफाई किया गया, वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। लेकिन हाँ, ये जान लेते हैं कि ये जो है डिवीज़न है अकॉर्डिंग टू आपका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट के आधार पे इसको बांटा गया। आप याद रखिएगा क्या आधार था, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, किस तरह से ये अरेंज है। तो देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहली बात है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको हम लोग बोलते हैं। इसमें कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न्स पे होता है, रेगुलर मैनर में होता है, और एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। ऑर्डर एक किसी पैटर्न को फॉलो करके ये चलेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर। जो भी एक पैटर्न को फॉलो करता है उसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर में है, एक अच्छा सिक्वेंस में है, तो उसी को बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, वन बाय वन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड कहते हैं कि पार्टिकल्स आर अरेंज, मतलब लिख सकते हैं, पहला पॉइंट्स आप बना सकते हो कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट या आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न या फिर रेगुलर मैनर। रेगुलर मैनर एक तरीके से रहेगा, तरीका से रहेगा, जैसे मतलब कि एक तरीका होगा। जब भी अरेंजमेंट होगा कि एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बातें नहीं होगी, ठीक। बाहर से आपको दिखने में लगेगा कि ये भी एक अच्छा खासा तरीका वाला सॉलिड है, लेकिन अंदर की बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे कि कंस्टिट्यूएंट का कि जो भी देखिए ये चीज़ जो सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल 3D चैप्टर है, ये बिल्कुल इमेजिनेशन वाला चैप्टर। जितना ज़्यादा जो बच्चा इमेजिन कर पाएगा चैप्टर वो उतना ज़्यादा समझ पाएगा। जितना ज़्यादा आप इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर समझ में आएगा, उतना ज़्यादा उस बच्चे के लिए आसान हो जाता है। ये चैप्टर इमेजिन वाला चैप्टर याद रखिए। तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहता है अरेंज इन रेगुलर पैटर्न का मतलब, मान लिया हमको NaCl का क्रिस्टल लिए, सपोज सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिए। हमारा टाइप क्या हो गया, सपोज AB टाइप। मान लें कि A प्लस है और B माइनस है, यहाँ पे Na प्लस है और Cl माइनस है। ध्यान दें तो यहाँ पे पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है एक रेगुलर पैटर्न पे होगा। कैसे होगा, ध्यान देंगे। जैसे मान ले मैं लिख दिया A प्लस, या फिर हम इसी को लेके चलते हैं Na प्लस Cl माइनस को। क्या कि सोडियम क्लोराइड भी क्या है, क्रिस्टल, NaCl क्रिस्टल। तो Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस। ध्यान देंगे Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया। ध्यान देंगे कि यहाँ पे Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, पैटर्न को फॉलो किया कि केटाइन के बाद एनायन, एनायन के इस तरह से केटाइन एनायन, केटाइन एनायन, एनायन केटाइन, केटाइन एनायन केटाइन, इस तरह से पैटर्न पे चल रहा है। इससे पता ये चल रहा है, अगर आपको हम यहाँ बोल दें अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम यहाँ पे कर दे फिल इन द ब्लैंक्स कि यहाँ पे भरिए कि आगे वाला पार्टिकल क्या होगा, तो आप बिल्कुल तो भर सकते हो, इसमें इसे भर सकते हो कि हम Cl माइनस के बाद हमको क्या लिखना है, Na प्लस, उसके बाद क्या लिखना है, Cl। इस तरह से हम भर सकते हैं। इसके बाद ये पार्टिकल हो सकता है, यहाँ पे बात समझ रहे। लेकिन आगे अगर हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे
एमॉर्फस में, तो ये चीज़ का पता नहीं रहेगा कि हम आगे क्या बढ़े। क्या कि आपको पता है अच्छा पैटर्न से फॉलो कर रहा है, तो पैटर्न पे चल रहा है, तो आपको पहले से पता है कि इसके बाद ये आएगा। तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, एक रेगुलर मैनर में होता है, एक तरीके से होता है। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट किसी सॉलिड में बहुत तरीके से है, अच्छे पैटर्न से है, वो फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। एक शेप देगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब इसका दूसरा नाम ये भी है डिफाइन शेप। ये शेप को डिफाइन करता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक शेप को तैयार करता है। क्यों शेप को तैयार कर पाता है, इसके पास एक अच्छा ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, तो एक डिफिनिट ज्योमेट्री और डिफिनिट शेप को ये तैयार कर पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कहानी बदलने वाली है, तो ये तो समझ गए। लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड में, तो क्या लिखेंगे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इरेगुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। आप इरेगुलर पैटर्न्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, इरेगुलर पैटर्न का मतलब मैं लिख दिया यहाँ पे ए, सपोज ए है, बी है, ए है, ए है, ए है, बी है, ध्यान देंगे, बी है, ए है, बी है, ए है, ए है, ए है। फिर यहाँ पे हम लिख दिए ए है, बी है, ए है, ए है, बी है, बी है। अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे बोल दें, आप बताओ कि अब यहाँ पे हम क्या भरे, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, ठीक है। तो जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो कि हम पार्टिकल को क्या रखें, इसके बाद क्या रखें, एक पैटर्न तो है नहीं जो कि हम उठा के अब यहाँ पे बोल दे कि यहाँ पे बी रख दे या ए रख दे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगे कि अब हमें यहाँ पे क्या रखें, कुछ भी आ सकता है। तो वैसे सॉलिड को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। मतलब पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होगा, इरेगुलर, कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो करने वाला नहीं, फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है शेपलेस। ये क्या है, एमॉर्फ का मतलब ही होता है शेपलेस को डिफाइन, ये शेप को डिफाइन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, और इसको सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, विट्रस सॉलिड भी बोलते हैं, बहुत नाम दिया गया है। तो यह ध्यान रखें आप कि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट के कारण कोई भी ये डिफिनिट ज्योमेट्री और डिफिनिट शेप को तैयार नहीं कर पाता, इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट इरेगुलर। बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट से ही कहता है, आप देखोगे लिखा रहेगा। अब आज के बाद आपको क्लियर हो गया व्हाट इज रेगुलर एंड व्हाट इज इरेगुलर अरेंजमेंट। इसको बोलते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट, इसको डिसऑर्डर बोलते हैं, रैंडम अरेंजमेंट है, ठीक है। रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ है। यहाँ पे हम लोग ये पहला चीज़ को देखें। अब दूसरा पॉइंट हम क्या बना सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसी की मदद से बनाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे लिखते जाएंगे, मान लें क्या सकते हैं कि ड्यू टू रेगुलर ज्योमेट्री, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट के कारण क्या करता है, इट कैन प्रिपेयर, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन प्रिपेयर डिफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप, डिफिनिट ज्योमेट्री, एक इसका डिफिनिट ज्योमेट्री होगा और शेप होगा। जिस डिफिनिट ज्योमेट्री का मतलब है कि एक ऐसा ज्योमेट्री है जिसका कि डायमेंशन हम लोग फाइंड कर सके, उसको बोलते हैं डिफिनिट ज्योमेट्री। जैसे मान लें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप आगे पढ़ोगे कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है, क्यूबिक होता है, रोम्बोहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ये सब स्ट्रक्चर्स है, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सब आगे पढ़ने को मिलेगा। एक डिफिनिट ज्योमेट्री देता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बातें नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड में कोई डिफिनिट ज्योमेट्री नहीं देगा ये, ठीक है। लगेगा आपको बाहर से जरूर है, मान लें हमको रबर ही ले लिए, सब कुछ बाहर से नहीं है कि एक शेप है, लेकिन अंदर में इसका अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है, इधर उधर घूम रहा है पार्टिकल्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ऑर्डर अरेंजमेंट है इसका ऑर्डर है। अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे इट कांट प्रिपेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं इट कांट प्रिपेयर डिफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप। इसके कारण क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहा है डिफिनिट ज्योमेट्री एंड शेप, ये क्यों नहीं तैयार कर पा रहा है, इसलिए नहीं तैयार कर पा रहा है कि इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट इनसाइड द सॉलिड, सॉलिड के अंदर में इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट गड़बड़ है, सही ढंग से नहीं, बेढंगा बोल सकते हैं, लेकिन एक ढंग से तरीके से। यहाँ पे जहाँ पे कोई तरीके से होता है तो वो एक अच्छा शेप तैयार करता है, जहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है वो शेपलेस होता है, उसका कोई आधार नहीं, ठीक है। अब बात करता हूँ इसके बाद, अब कहता है कि ये बात समझ में आ रही है। अब
अब कहता है कोई भी सॉलिड, मान लें क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम सॉलिड को इस तरह से लिए, समझा रहे हैं। कहता है मैंने एक सॉलिड लिया है, यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो ये एनसीईआरटी के लाइन में भी सारा चीज़ लिखा हुआ, पढ़ सकते हो, अब समझ में आएगी आपको क्लियर। कहता है ये सॉलिड है, इसको कोई शार्प टूल से काट दीजिए, शार्प टूल से इसको कटिंग कर दीजिए। शार्प टूल से काटने के बाद ऑब्वियसली क्या होगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। और हैविंग इस सरफेस, जब आप इसको छुओगे हर एक एज क्या लगेगा आपको, प्लेन लगेगा, स्मूथ लगेगा। ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड का फीचर। लेकिन ऐसा कहानी यहाँ पे नहीं, बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हम इसको कोई शार्प टूल से काट दें, व्हेन इट कट विथ शार्प टूल्स, व्हेन इट कट्स विथ शार्प टूल, अगर शार्प टूल से इसको काटा जाए, शार्प टूल, इट स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस, कहता है दो पीसेस में टूट जाएगा। हैविंग ईच सरफेस या हैविंग ईच एज, हैविंग ईच सरफेस क्या होगा, आर स्मूथ या फिर प्लेन, आप लिख सकते हैं स्मूथ और प्लेन। ये चीज स्मूथ रहेगा या फिर प्लेन रहेगा, ये किसका, अगर आप काट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आप लिखोगे, जब भी ये शार्प टूल से कटेगा, आप लिख लेना इसका पॉइंट, वेन इट कट विथ शार्प टूल, तो यहाँ पे जो सरफेस जनरेट होगा वो क्या होगा, सरफेस जनरेट कैसा होगा, रफ होगा, ठीक है, रफ सरफेस जनरेट होगा। हम एग्जांपल बताएंगे, इसके ज़्यादा एग्जांपल इसका नहीं, इसके बहुत सारे एग्जांपल मिलने वाले हैं आपको, इसका ज़्यादा एग्जांपल है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, ये सब आएगा, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं इसको कोई, इसके लिए वेन, आप लिखने का पैटर्न यही रखोगे कि वेन इट कट विथ शार्प टूल्स, इट स्प्लिट इनटू टू पीसेस, हैविंग इस सरफेस, यहाँ पे स्मूथ एंड प्लेन की जगह पे क्या लिखना होगा, आपको रफ करना होगा, रफ, रुखरा होगा। क्लियर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सारे पॉइंट्स अगर लिख लिए हो तो आप क्या करो, इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका कवर कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। 3 पॉइंट्स हो गया आपका। अब जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी जस्ट। एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ट्रू सॉलिड, इसके बाद जो पॉइंट्स बनता है हमारा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। देखिए ट्रू सॉलिड इसलिए बोला था कॉल्ड ट्रू सॉलिड, मतलब अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कोई दूसरा नाम देना है तो आपको क्या बुलाना है, ट्रू सॉलिड। और यहाँ पे बोलता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड, ऑल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, छिपा हुआ, हिडन, सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या, तो इसका एक दूसरा नाम मिल गया आपको, दोनों सॉलिड का अलग अलग, सुपर कूल्ड लिक्विड इसको बोलेंगे, किसको, एमॉर्फस सॉलिड को बोलेंगे सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सीडो सॉलिड, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन को आपका ट्रू सॉलिड बोलेंगे। इसका अलग नाम दिया गया है। अब क्यों ऐसा दिया गया, इसके पीछे भी कारण बता रहे हैं आपको। यहाँ पे ट्रू सॉलिड इसलिए होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट का मतलब फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। दूसरी बात, इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ढंग से होता है। तो आप बोल सकते हो कोई चीज़ की कोई ढंग से रखा हुआ है, इसका एक नया नाम दिया है ट्रू सॉलिड। और ये जो है सीडो सॉलिड, फॉल्स सॉलिड, इसको फॉल्स, सीडो का मतलब आप जानते हैं फॉल्स मतलब छिपा हुआ। क्यों इसको बोला जाता है, एक सवाल यहाँ से होता है कि वाई द एमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड सीडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। कारण ये कि एमॉर्फस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, आपने देखा होगा ग्लास आता है एमॉर्फस सॉलिड में, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब में क्या होता है, इसके पार्टिकल्स क्या होता है, इसके पार्टिकल में ये टेंडेंसी होती है कि लिक्विड की जैसा फ्लो करे स्लोली। एमॉर्फस सॉलिड के पार्टिकल में ये प्रॉपर्टीज होती है कि उसके पार्टिकल्स फ्लो करता है लिक्विड के जैसा स्लोली। तो कह सकते हैं कि इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। वाई, अगर क्वेश्चन आ गया हमारे पास वाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सीडो सॉलिड, तो हम लोग ये लिखेंगे बिकॉज एमॉर्फस सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो स्लोली लाइक लिक्विड। देखते हो उनकी एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। जैसे मान ली कोई ग्लास का विंडो लगा हुआ है, कांच का विंडो पुराना हो गया है, तो देखिएगा कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा कि थोड़ा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट पतला हो जाता है। इसके मतलब क्या है, ऊपर से ये इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऊपर से इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ऊपर से पार्टिकल इसका फ्लो करता है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ये थिन रहेगा।
और पार्टिकल अगर मान लो फ्लो कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा, पार्टिकल फ्लो कर रहा, पार्टिकल फ्लो कर रहा, तो बताइए नीचे वाला पार्ट क्या होगा? आप कह सकते हैं नीचे वाला पार्ट क्या होगा? थोड़ा थिक हो जाएगा, थिक, और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा थोड़ा सा आपका बॉटम हो जाएगा थिक, और एपेक्स ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका थोड़ा पतला हो जाएगा धीरे धीरे। इसके मतलब क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए इसकी एमॉर्फस सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करता है स्लोली लाइक लिक्विड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड। इज इट क्लियर? अब मैं बताता हूँ इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ। वो है इट इज़ एनिसोट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है, इट इज़ एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। कहता है इट इज एनिसोट्रॉपिक, इस सॉलिड को एक नाम दिया गया एनिसोट्रॉपिक इन नेचर पाया जाता है, एनिसोट्रॉपिक कहते हैं, या फिर इट इज़ कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। इट इज एनिसोट्रॉपिक सॉलिड, और इसको बोलेंगे इट इज आइसोट्रॉपिक। एनिसोट्रॉपिक ध्यान रखें, एनिसो का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे बता रहे व्हाट डू यू मीन बाई एनिसोट्रॉपिक? इसका मतलब ये होता है कि अगर देखिए मान ली कोई भी सॉलिड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक मैं पहले लिखता हूँ, एनाइसोट्रॉपिक में लिखते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बोलिए। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब होता है द फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है सॉलिड में, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगे, द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज, जैसे कि बात करता हूँ प्रॉपर्टी सच एज रेजिस्टेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर, ये सब क्या होगा, ETC आर डिफरेंट along different डायरेक्शन। कहता है अलग अलग डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे, डिफरेंट डायरेक्शन विद इन द सेम क्रिस्टल में अगर मूव करें, कोई भी क्रिस्टल विद इन द सेम क्रिस्टल अगर मान लें कि हम मूव करें, ध्यान देंगे तो क्या होगा, ये सब जो प्रॉपर्टी होगा फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सब क्या होगा, वेरी करेगा अलग अलग डायरेक्शन। क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा उस समय, इनके केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल का अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से, आप इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनिसोट्रॉपिक से सवाल रहता है, वाई इट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। मैं अब ये आपको समझा रहा हूँ बहुत ईजी वे में, आसान तरीके से, आप चैनल के साथ बने रहें। देखिए मैं समझाने से कोशिश कर रहा हूँ। एनिसोट्रॉपिक मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, एनिसोट्रॉपिक आप लिख लिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। मैं अभी बात कर रहा था एनिसोट्रॉपिक, अगर मान लीजिए कोई हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल सपोज NaCl, अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, Na+ हो गया, Cl- हो गया, Na+ हो गया, Cl- हो गया। आप इस तरह से बना लोगे, Cl- हो गया, Na+ हो गया, आपका फिर Cl- हो गया, Na+ हो गया, ध्यान देंगे आप। फिर यहाँ पे मैं लिखा Na+, देखिए एक ऑर्डर अरेंजमेंट हो रहा है, एक ऑर्डर अरेंजमेंट है। ऑर्डर का मतलब है कि एक पैटर्न पे मैं लिख रहा हूँ, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन सोडियम, क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोरीन और सोडियम क्लोरीन, एक पैटर्न। आपको अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे क्या होगा तो आप बताओगे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं Na+, यहाँ पे क्या लिखोगे तो बोल सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद वाला पैटर्न आपको पता है कि हम आगे क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको ये पता है कि हाँ यहाँ क्या क्या हो सकता है, एक डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। जैसे आप लिखते हैं 1 2, यहाँ पे छोड़ दिए ना, ठीक है, यहाँ पे लिखे 4, यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे लिखे 5, यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे लिखे 7। आपको पता है कि 1 2 के बाद क्या लिखा जाएगा 3, 4 के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा 5, ठीक है, इस तरह से यहाँ 6 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पे 8, इस तरह से एक पैटर्न है। तो वही बात यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो करता है, एमॉर्फस में कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता। अब ध्यान दीजिए पैटर्न फॉलो करने से होता क्या है, एनिसोट्रॉपिक क्या है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब समझा दिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, डिफरेंट डायरेक्शन। ध्यान दें, मान ली मैं इधर चलता हूँ, इस डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन की ओर मैं मूव कर रहा हूँ। आपको पता है इधर क्या होगा, बगल में Na+ है, Cl-। इस डायरेक्शन में चलता है, मान ली यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल्स दिखा दिया। इस डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ भी Na+ होगा, यहाँ भी Na+ होगा, मान के चलते हैं Na+ है, यहाँ पे Na+ है, इस तरह से Na+ है। तो क्या होगा कि इस देखिए यहाँ पे आप देखिए इस डायरेक्शन में
इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स क्या है, सारे पार्टिकल Na प्लस, अलग मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट है। इधर सिर्फ और सिर्फ Na प्लस का अरेंजमेंट है। इधर जो इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस का अरेंजमेंट है। और भी आप देख लो, मैं अगर चलूँ इस डायरेक्शन में तो ध्यान देंगे क्या हो रहा है, इस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस का अरेंजमेंट है। तो अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल के अलग अलग अरेंजमेंट है। इस कारण क्या है, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, डेंसिटी, जो भी होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन विद इन द सेम क्रिस्टल, विद इन द सेम क्रिस्टल। एक ही क्रिस्टल में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगा। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक। अब आपको मिलाता हूँ आइसोट्रॉपिक से। देखिए आइसोट्रॉपिक क्या है, यहाँ पर वही कह देंगे। आइसोट्रॉपिक का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम, सेम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मान इधर गए, इधर गए, इधर गए, किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं विद इन द क्रिस्टल, विद इन द क्रिस्टल आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर मान इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, एमॉर्फस सॉलिड के केस में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मान लें पार्टिकल्स इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स है। तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, आपको क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ होंगे वो सारा सामान होगा, सेम होगा। जो भी प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन विद इन द सेम सॉलिड, विद इन द सेम सॉलिड। जैसे मान लें हम एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हम लिए कि ए, यहाँ पे लिखिए कोई रैंडम है, ए है, बी है, बी है, ए है, ए है, ए है, बी है। यहाँ पे लिख दिया मैं बी है, ए है, ए है, ए है, बी है, बी है, बी है। कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या आएगा इसके बाद, हम क्या लिखें, आप क्या आएगा कुछ पता नहीं है। इधर क्या आएगा कुछ पता नहीं, इधर क्या जाएगा कुछ पता नहीं, इधर क्या आएगा कुछ पता नहीं। इसके मतलब है कि हर तरफ क्या है, अरेंजमेंट इरेगुलर है। चाहे आप इधर मूव करो, इस डायरेक्शन में मूव करो, इरेगुलर है, आप इधर मूव करो, इरेगुलर है, कोई पैटर्न ही नहीं, कहीं पे कोई पैटर्न नहीं मिलने वाला। इसके मतलब ऑलमोस्ट सारा डायरेक्शन क्या है हमारा, एक रैंडम है, इरेगुलर है। तो ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शन को हम क्या मान लिए, इरेगुलर। चाहे कोई डायरेक्शन, सभी को ऑलमोस्ट क्या हो गया, हमारे लिए क्या हो गया, इरेगुलर, सब समान है। इसके मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होंगे अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन आर सेम विद इन द सेम सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। व्हाट इज आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज एनिसोट्रॉपिक। एनिसो डिफरेंट प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, आइसो सेम प्रॉपर्टी अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन। अब बात आती है, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, बहुत ही उपयोगी है। आप ध्यान दो, एग्जाम्पल पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप पढ़ते चलो, धीरे धीरे मैं सारी चीज़ को कवर करवा दूंगा। आपका काम यह है कि आप इसको क्या करो, प्रमोट करो, शेयर कीजिए आप, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो जरूर करते रहिए, इसलिए आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का क्या रहता है, बनाने का आपका हिम्मत बना रहता है। आप ध्यान दें, अब बात कर रहे थे हम कि एक इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कहता है इट फॉर्म, कहता है भी एक एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट्स इंक्लूड है, इट फॉर्म लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है जो भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टल बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, किसी एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करके बन रहा है, ये एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तभी तो एक डिफरेंट ज्योमेट्री मिल रहा है। तो जो भी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है, जो भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, माने कुछ इसका पैटर्न ऐसा है, एक पैटर्न इस पैटर्न का सॉलिड है, इस पैटर्न का पैटर्न का मतलब आप देखो कि इससे कोई एक पैटर्न ऐसा निकालो, एक इससे ऐसा निकालो, ये ऐसा एक ऐसा ऐसा पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये बहुत लंबा चलने वाला है, एक अच्छा लंबा दूर तक, ये रेंज इसका अच्छा खासा लंबा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऐसा नहीं कि कुछ दूर चला ऐसा, कुछ दूर चला और आगे जाके कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, फिर आगे जाके फिर ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, फिर आगे जाके कुछ ऐसा हो गया। कहने का मतलब ये बातें नहीं है, एक जो भी पैटर्न को लेके चल रहा है वो अच्छा दूर तक उसका रेंज होगा। लेकिन यही बात यहाँ पे मैं एमॉर्फस सॉलिड में कहूँगा कि इट फॉर्म शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इट फॉर्म शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर,
शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मान लें कि कुछ पैटर्न, ऐसा पैटर्न ये ज़्यादा दूर नहीं चलेगा, ठीक है। मान लें कि ऐसा पैटर्न कुछ दूर तक आया, एक पैटर्न ऐसा चला, फिर एक पैटर्न ऐसा चला, ठीक है, फिर एक पैटर्न लेके ऐसा चला कुछ दूर तक, फिर आगे हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर आ जाए ऐसा पैटर्न, फिर हो सकता है कि कुछ और, मतलब कि एक जो भी पैटर्न देखिए ये चला है बहुत दूर तक वैसा पैटर्न नहीं चलने वाला, शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर उसको बोलते हैं, एक को लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब एक बात आती है इसकी शार्प, इट हैज़ शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एक फिक्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। और इसका क्या होता है कि कोई शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स नहीं होता है, ठीक है। शुरू में क्या होगा, ये सॉफ्टन होता है, फिर जाके आगे जाके मेल्ट करना शुरू होता है, ये सब चीज़ है। बेसिक कारण होता है एमोर्फस सॉलिड को क्या करता है, अलग अलग डिफॉर्म करके, अलग अलग मोल्डेड करके, अलग अलग शेप तैयार के किया जा सकता है उसके बीच के टेम्परेचर पे भी, ऐसा नहीं कोई फिक्स टेम्परेचर पे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग शेप आपका एमोर्फस सॉलिड का मिल सकता है। अब हम बता सकते हैं कि एग्जाम्पल में अब आते हैं, जैसे आइस हो गया, सॉलिड H2O जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस जैसे कि सॉलिड CO2 इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अब बात आती है एल्युमिनियम हो गई, जितने ही मेटल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे चीज़ें etc जितने भी मेटल है सब इसमें आ जाएगा। और बात आती है डायमंड इसमें आ जाएगा, ग्रेफाइट इसमें आ जाएगा, क्वार्ट्ज इसमें आ जाएगा, डायमंड है, ग्रेफाइट है, SiO2 सिलिका जिसको बोलते हो, ये सब आ जाएगा इसमें TC। इसमें याद रखेंगे ग्लास, रबर, जो कॉमन एग्जांपल है, प्लास्टिक पॉलीमर जिसको बोलते हैं, पॉलीमर बोल सकते हो, पॉलीमर इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ इसका एग्जांपल। और ये इसका, तो ये सारे चीज़ का इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। तो आज हम लोग क्या सीखे, एमोर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर सीखे हैं सॉलिड स्टेट का। ये आपका नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ये सिखाया है। इस तरह से आप कवर करते जाइए, बहुत ही आसान है। हाँ, लेकिन याद रखिए जो चैप्टर है प्योर इमेजिन है, 3D चैप्टर, आप जितना इमेजिन करो, ठीक है, जितना भी इमेजिन करो, आगे जब हम पढ़ाएंगे यूनिट क्रिस्टल सिस्टम, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन होगी, पार्टिकल का एक कहाँ पे रखना है, 3D तैयार होगा, कहाँ कैसे रखेंगे तो 3D बनेगा, कैसे रखेंगे तो आपका अलग अलग स्ट्रक्चर BCC वगैरह आएगा, सिंपल क्यूबिक आएगा, हेक्सागोनल आएगा। तो ये सब चीज़ें आप प्योर इमेजिन वाला चैप्टर है, 3D चैप्टर है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप कवर करो, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट का आएंगे, आपको बताएंगे। इसके बाद तो आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।